हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है वन थिंकर वन वीडियो। एक थिंकर से संबंधित एक वीडियो करेंगे जिसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। वो 50 प्रश्न एक थिंकर से रिलेटेड होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, चाहे तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और ये मेरा है व्हाट्सएप ग्रुप। और आज हम सॉल्व करेंगे इमाइल दुर्खिम से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इमाइल दुर्खिम एक क्लासिकल शास्त्रीय विचारक थे। ये कहाँ से संबंधित है? ये फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक तत्व से दुर्खिम का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भावना, ऑप्शन बी बाह्य एवं बाध्यकारी सामाजिक वास्तविकता, ऑप्शन सी जैविक प्रवृत्ति, और ऑप्शन डी है आर्थिक व्यवहार। तो बताइए सामाजिक तत्व से दुर्खिम का क्या तात्पर्य है? तो दुर्खिम ने सामाजिक तत्व को बाह्य और बाध्यकारी सामाजिक वास्तविकता कहा था। बाध्य एवं बाध्यकारी सामाजिक वास्तविकता, एक्सटर्नल एंड कोअर्सिव सोशल रियलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगता होती है इसमें, ऑप्शन बी स्वैच्छिक स्वभाव होता है, ऑप्शन सी बाह्य एवं बाध्यकारी शक्ति होती है, और ऑप्शन डी नैतिक भावना होती है। तो बताइए सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है ये एक्सटर्नल होता है, व्यक्ति से बाह्य होता है, और बाध्यकारी होता है, दबावकारी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाह्य एवं बाध्यकारी शक्ति। इसकी एक और विशेषता है जिसे हम सामान्यता कहते हैं। ये भी क्या है? सामाजिक तत्व की विशेषता है। इंग्लिश में हम इसे जनरलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम की पद्धति किस दर्शन से प्रभावित थी? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद, और ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो बताइए दुर्खिम की दर्शन पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये एक प्रत्यक्षवादी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रत्यक्षवादी। पॉजिटिविज्म से रिलेट करते हैं, और पॉजिटिविज्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। किसने? ऑगस्ट कॉम्ट ने किया था। इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। इस पुस्तक में इन्होंने पॉजिटिविज्म सब दिया था। किसने? ऑगस्ट कॉम्ट ने। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? हम जो चीज जैसे देखते हैं उसका उसी रूप में वर्णन करें, बिना कोई पक्षपात के, बिना कोई हेरफेर किए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक का उद्देश्य क्या है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन ए धर्म का अध्ययन करना, ऑप्शन बी समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करना, ऑप्शन सी आत्महत्या का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी आर्थिक सिद्धांत देना। तो बताइए ये जो पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी है? ये तो आपको पता ही होगा, दुर्खिम की है। इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाना, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाना, मेक सोशियोलॉजी साइंटिफिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और साथ ही इसी बुक में इन्होंने पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की बात की है। किसने? दुर्खिम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए नैतिक मूल्य से, ऑप्शन बी वस्तु के रूप में, ऑप्शन सी विचारधाराओं के रूप में, और ऑप्शन डी भावनाओं के रूप में। तो बताइए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं दुर्खिम के अनुसार?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, वस्तु के रूप में, एज अ थिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जो सुसाइड है उसे क्या एक सोशल फैक्ट माना था, क्या सुसाइड को अध्ययन इन्होंने एक सोशल फैक्ट के रूप में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक एकजुटता किस समाज में पाई जाती है, मतलब मैकेनिकल सोलिडारिटी आपको बताना है किस समाज में पाई जाती है। ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में, ऑप्शन बी नगरीय समाज में, ऑप्शन सी आदिम समाज में और ऑप्शन डी आधुनिक समाज में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये पाया जाता है प्रिमिटिव सोसाइटी में, आदिम समाज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक एकजुटता का आधार क्या है, द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। इसको हम लोग सावयवी भी बोलते हैं, कार्बनिक को हम लोग सावयवी एकजुटता भी बोलते हैं। हो सकता है आप लोग कार्बनिक सबसे कंफ्यूज हो जाए। ऑप्शन ए समानता पे आधारित होता है, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है परंपरा। तो बताइए कार्बनिक एकजुटता मतलब सावयवी एकता का आधार क्या है। तो इसका जो आधार है वो है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमनात्मक कानून किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यांत्रिक एकजुटता से, ऑप्शन बी कार्बनिक एकजुटता से, ऑप्शन सी नैतिक एकजुटता से और ऑप्शन डी आर्थिक संरचना से। तो बताइए दमनात्मक रिप्रेसिव लॉ किस सोसाइटी में पाया जाता है। इससे आप जैसे को तैसा वाला व्यवहार भी समझ सकते हैं, मतलब आपके साथ जो व्यक्ति जैसा करे आप भी उसके साथ सेम वैसा ही कीजिए। तो ये किस सोसाइटी में पाया जाता था, ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी में, यांत्रिक एकजुटता वाले समाज में। ऑप्शन ए की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापनात्मक कानून किस समाज की विशेषता है। रजिस्ट्रेटिव लॉ इज अ फीचर ऑफ, ऑप्शन ए आदिम समाज की, ऑप्शन डी कृषि समाज की, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज की और ऑप्शन डी जनजातीय समाज की। तो बताइए रजिस्ट्रेटिव लॉ किस समाज में पाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो ये पाया जाता है आपकी औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत भी किया है तो आप उस पर कुछ पेनल्टी लगा देंगे कि उस पर उतना रुपए जुर्माना लगा दिया या 1 साल 2 साल की सजा दे दी। पर ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी आंख फोड़ी तो आप भी उसकी आंख फोड़ देंगे, ये इसमें रूल नहीं होता है औद्योगिक समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन का प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या है। ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष होता है, ऑप्शन बी सामाजिक एकजुटता, ऑप्शन सी आर्थिक शोषण और ऑप्शन डी सांस्कृतिक पतन। तो बताइए श्रम विभाजन का प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या होता है। आपको दुर्खिम के अनुसार बताना है, कार्ल मार्क्स के अनुसार नहीं। तो इससे दुर्खिम के अनुसार इन्होंने बताया था समाज में एकजुटता आती है, सोशल सॉलिडेरिटी आती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, मिलजुल कर लोग काम करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक घनत्व से दुर्खिम का क्या है। मोरल डेंसिटी मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नैतिक पतन, ऑप्शन बी जनसंख्या एवं सामाजिक संपर्क की विधि, ऑप्शन सी धार्मिक आस्था और ऑप्शन डी कानूनी नियंत्रण। तो बताइए नैतिक घनत्व का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है जनसंख्या और सामाजिक संपर्क की वृद्धि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, श्रम विभाजन के विकास का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है धार्मिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है राजनीतिक सुधार और ऑप्शन डी है तकनीकी विकास। तो बताइए श्रम विभाजन के विकास का प्रमुख कारण क्या है।
तो इसका जो प्रमुख कारण वो है जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी की स्थिति किस समाज में पाई जाती है? ऑप्शन ए आदिम समाज में, ऑप्शन बी परंपरागत समाज में, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज में और ऑप्शन डी जनजातीय समाज में। तो आपको बताना है एनोमी की स्थिति किस समाज में सर्वाधिक पाई जाती है। सब समाज में एनोमी की स्थिति पाई जाती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, पर आपको बताना है सबसे ज्यादा किस समाज में एनोमी की स्थिति पाई जाती है। एनोमी का हिंदी होता है नियमहीनता। तो ये पाया जाता है औद्योगिक समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक एकजुटता का अध्ययन मुख्यतः किस पुस्तक में किया गया है? आपको बताना सोशल सॉलिडारिटी की बात इमाल दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में की है? ऑप्शन ए सुसाइड, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन और ऑप्शन डी समाज शास्त्रीय पद्धति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये इनने बात की है, इनकी पुस्तक है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आई थी 1893 में। कब आई थी? 1893 में। इस पुस्तक में इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी का क्या अर्थ होता है? आपको एनोमी का मतलब बताना है। ऑप्शन ए नैतिक नियमों का अभाव, ऑप्शन बी अत्यधिक नियंत्रण, ऑप्शन सी धार्मिक संकट और ऑप्शन डी आर्थिक असमानता। तो बताइए एनोमी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स, नैतिक नियमों का अभाव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक कारण, ऑप्शन बी जैविक कारण, ऑप्शन सी सामाजिक कारण और ऑप्शन डी धार्मिक कारण। तो बताइए जो दुर्खिम ने पुस्तक लिखी है सुसाइड, उस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दुर्खिम का मानना था कि जो सुसाइड होते हैं वो व्यक्तिगत कारणों से हो, ये जरूरी नहीं। हर सुसाइड के कारण क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। इसलिए इन्होंने सुसाइड पुस्तक लिखी थी। इसका पूरा नाम है द सुसाइड, पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आपकी आई थी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या में प्रयुक्त प्रमुख पद्धति कौन सी है? जो दुर्खिम ने बुक लिखी थी सुसाइड, इसमें इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए ऐतिहासिक पद्धति का, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति का, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक पद्धति का और ऑप्शन डी दार्शनिक पद्धति का। तो इस पुस्तक में दुर्खिम ने तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथ ही इसके साथ इन्होंने स्टैटिकल मेथड भी यूज किया था, सांख्यिकी पद्धति, कंपैरेटिव और स्टैटिकल मेथड का यूज इनकी पुस्तक थी द सुसाइड, इसमें इमाल दुर्खिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमवादी आत्महत्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अत्यधिक एकीकरण से, ऑप्शन बी सामाजिक एकीकरण की कमी से है, ऑप्शन सी अत्यधिक नियंत्रण से और ऑप्शन डी आर्थिक संकट से है। तो बताइए इगोइस्टिक सुसाइड कब होता है? तो जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, सामाजिक एकीकरण की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक अलगाव, ऑप्शन बी सैनिक बलिदान, ऑप्शन सी आर्थिक विफलता और ऑप्शन ए पारिवारिक तनाव। तो बताइए परार्थवादी आत्महत्या इनमें से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सैनिक का बलिदान। सैनिक का बलिदान क्या है? परार्थवादी अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी है, मतलब दूसरों के लिए सैनिक क्या होते हैं? अपनी जान दे देते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमिक आत्महत्या किस कारण होती है? ऑप्शन ए धार्मिक नियंत्रण कारण, ऑप्शन बी सामाजिक नियमों के विघटन के कारण, ऑप्शन सी है पारिवारिक नियंत्रण के कारण और ऑप्शन डी सामाजिक एकीकरण के कारण। तो बताइए एनोमिक आत्महत्या व्यक्ति कब करता है? तो ये व्यक्ति तब करता है जब व्यक्ति समाज के नियमों को नहीं मानता है। मतलब इसका एग्जाम्पल मोस्टली यही दिया जाता है कि आपने अपनी मर्जी से शादी की इंटरकास्ट, ठीक है, और आपकी शादी नहीं चली, आपके घर वालों ने मना किया, सोसाइटी ने भी मना किया कि आप उस कास्ट से शादी नहीं कर सकते या उस धर्म से शादी नहीं कर सकते हैं, पर आपने कर लिया तो इससे क्या होता है? और वो शादी भी नहीं चली तो इससे होता है कि व्यक्ति अपने को गलत महसूस करना लगता है, उसको सोसाइटी से निकाल भी दिया गया है। तो इससे क्या होता है? सामाजिक नियमों का विघटन होता है, तब व्यक्ति इस प्रकार का सुसाइड करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब सामाजिक नियम व्यक्ति तोड़ता है तब इस प्रकार का सुसाइड करता है, क्योंकि उसको सोसाइटी ने भी निकाल दिया, घर परिवार वालों ने भी निकाल दिया, अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन पुस्तक में किन समाजों का अध्ययन किया गया है? ऑप्शन ए आधुनिक और आदिम समाज का, ऑप्शन बी ग्रामीण समाज का, ऑप्शन सी पूंजीवादी समाज का और ऑप्शन डी समाजवादी समाज का। तो बताइए जो श्रम विभाजन पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पुस्तक में दुर्खिम ने किन समाजों का अध्ययन किया है? तो इसमें इन्होंने आदिम और आधुनिक समाज का अध्ययन किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक से कार्बनिक एकजुटता में परिवर्तन का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए धार्मिक परिवर्तन, ऑप्शन बी श्रम विभाजन का विस्तार, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना और ऑप्शन डी नैतिक पतन। तो बताइए कब व्यक्ति मैकेनिकल सोसाइटी से ऑर्गेनिक सोसाइटी की तरफ बढ़ता है? जब धीरे धीरे श्रम का विभाजन होता है, स्किल स्पेसिफिक हो जाती है, कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है, तब क्या होता है? व्यक्ति यांत्रिक से कार्बनिक एकजुटता, स्वाभाविक एकता की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार कानून सामाजिक एकजुटता का क्या है? ऑप्शन ए कारण है, ऑप्शन बी परिणाम है, ऑप्शन सी प्रतीक है और ऑप्शन डी विरोधी है। तो बताइए कानून सामाजिक एकजुटता में किस प्रकार से भूमिका निर्वाह करता है अपनी? तो ये एक प्रकार का प्रतीक के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापनात्मक कानून मतलब लेजिस्लेटिव लॉ किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक एकजुटता से, ऑप्शन बी कार्बनिक एकजुटता से, ऑप्शन सी धार्मिक एकजुटता से और ऑप्शन डी नैतिक एकजुटता से। तो बताइए लेजिस्लेटिव लॉ किसमें पाया जाता है? इसे हम लोग प्रतिकारी कानून भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रतिकारी लिखा होता है। हिंदी में बहुत से शब्दों अलग अलग होते हैं, पर इंग्लिश का अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो एक ही होता है जो आपको समझने में काफ़ी आरामदायक होता है।
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, कार्बनिक एकजुटता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी की स्थिति सबसे अधिक कब पाई जाती है? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ऑप्शन ए आदिम समाज, ऑप्शन बी है परंपरागत समाज, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाज और ऑप्शन डी है जनजातीय समाज। तो ये पाई जाती है औद्योगिक समाज में। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, रिपीट हो गया शायद पीडीएफ में कुछ। ये भी क्वेश्चन हो गया, आत्महत्या के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो इसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अहमवादी आत्महत्या किससे उत्पन्न होती है? सामाजिक एकीकरण की कमी के कारण। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। एनोमिक आत्महत्या का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सैनिक का बलिदान। ये भी हम लोगों ने कर लिया था। तो ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ में रिपीट हो गया है। भागवादी आत्महत्या का कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवादी आत्महत्या का कारण क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक अलगाव, ऑप्शन बी अत्यधिक नियंत्रण, ऑप्शन सी आर्थिक संकट और ऑप्शन डी है नैतिक विघटन। तो बताइए भाग्यवादी फैटलिस्टिक सुसाइड का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है अत्यधिक नियंत्रण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए है ईश्वर से, ऑप्शन बी है प्रकृति से, ऑप्शन सी है समाज से और ऑप्शन डी है भय से है। तो बताइए धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है दुर्खिम के अनुसार? तो धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समाज से हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवित्र और अपवित्र का भेद किससे संबंधित है? मतलब जो पवित्र सैक्रेड और प्रोफेन होता है वो किससे संबंधित होता है? और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए किसे दुर्खिम ने पवित्र कहा था और किसे अपवित्र कहा था। ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी कानून और ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। तो ये संबंधित होती है धर्म, रिलीजन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो। पवित्र वस्तुएं वह होती है जो अभौतिक होती है, मतलब हमारे विचार विश्वास मूल्य, और अपवित्र में उन्होंने अभौतिक नहीं भौतिक चीजों को रखा है जिन्हें आप देखते हैं। इसमें भौतिक चीजें आती है, फिजिकल चीजें, और इसमें क्या आती है अपवित्र में अभौतिक चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणता जनजाति का अध्ययन किस उद्देश्य से किया गया? ऑप्शन ए जादू, ऑप्शन बी आदिम अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी धर्म के मूल रूप में और ऑप्शन डी राजनीतिक संगठन के रूप में। तो बताइए अरुणता जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी आप लोग बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी मेरी वीडियो पे कर दिया कीजिए। तो ये किसके अध्ययन के लिए किया गया था? धर्म के मूल रूप के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो ये अरुणता जनजाति है ये कहाँ की है? ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की ये जनजाति है और इसी नाम से इनकी पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ
रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक आई थी 1912 में। इसी पुस्तक में इमानुएल दुर्खिम के द्वारा धर्म का सिद्धांत और अरुणता जनजाति और टोटम की बात की गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटेम दुर्खिम के अनुसार किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन ए ईश्वर का, ऑप्शन बी प्रकृति का, ऑप्शन सी समाज का और ऑप्शन डी व्यक्ति का। तो बताइए टोटेम किसका प्रतीक होता है दुर्खिम के अनुसार? तो ये जो प्रतीक होता है ये समाज, सोसाइटी का प्रतीक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दुर्खिम ने टोटम को क्या माना था? पवित्र माना था, सेक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुष्ठानों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भय उत्पन्न करना, ऑप्शन बी सामाजिक एकजुटता बनाए रखना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मुक्ति प्रदान करना और ऑप्शन डी आर्थिक नियंत्रण। तो बताइए अनुष्ठानों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो सामाजिक एकजुटता बनाए रखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है दुर्खिम की कृतियां जिस पर दुर्खिम के द्वारा काम किया गया है। आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। एंटी यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम में आजकल सीक्वेंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। किस थ्योरी को दुर्खिम ने पहले दिया और किसको बाद में? अरेंज कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए पद्धति श्रम विभाजन आत्महत्या धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी श्रम विभाजन पद्धति आत्महत्या धार्मिक जीवन, ऑप्शन सी धर्म श्रम विभाजन आत्महत्या पद्धति धार्मिक जीवन और ऑप्शन डी आत्महत्या श्रम विभाजन धार्मिक जीवन और पद्धति। तो सबसे पहला इन्होंने बात किया है श्रम विभाजन का। ये कब आई थी बुक? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये आई थी आपकी 1893 में। उसके बाद इन्होंने मेथोडोलॉजी पर बुक लिखी है जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये बुक आई थी 1895 में। फिर इन्होंने सुसाइड की बात की है, कब की है? 1897 में। और फिर इन्होंने धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक लिखी है, वो कब लिखी? 1912 में। तो ये आपका सीक्वेंस है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या अध्ययन में कितने देशों के आंकड़े प्रयुक्त हुए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैसे तो इन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया था। कितने देशों का? 11 देशों का, जिनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट देश थे। कौन कौन से थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 4 देश थे। एक तो आपका पर्सिया था, ठीक है, फिर है इंग्लैंड, फिर आपका है फ्रांस और डेनमार्क। ये 4 मुख्य देश है। बाकी इन्होंने अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 11 देशों का अध्ययन किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या अध्ययन में किन देशों की तुलना की गई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑप्शन सी अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया। तो बताइए जब आत्महत्या सुसाइड का अध्ययन दुर्खिम ने किया था तो किन देशों का तुलना किया था? तो वो देश हैं आपके फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किस कृति में किया गया है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन में, ऑप्शन बी पद्धति के नियम में, ऑप्शन सी आत्महत्या में और ऑप्शन डी धार्मिक जीवन में। तो बताइए तुलनात्मक, वैसे तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड हर बुक में प्रयोग किया है, आपको बताना ज्यादा मात्रा में किस बुक में प्रयोग किया है। क्योंकि अगर श्रम विभाजन की बात करें
तो आदिम समाज और आधुनिक समाज की बात की है, इसमें भी इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, आत्महत्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसमें इन्होंने विभिन्न देशों की तुलना की, विभिन्न लोगों की तुलना की और विभिन्न वेदर, मतलब गर्मी में ज़्यादा आत्महत्या होती हैं या सर्दी में होती है, पुरुष ज़्यादा करते हैं या महिला ज़्यादा करती हैं, तो इससे इन्होंने आत्महत्या का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम का अकादमिक जनक क्यों माना जाता है? दुर्खिम को आप लोगों को पता है एकेडमिक फादर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताइए। ऑप्शन ए समाजशास्त्र शब्द दिया था इसलिए, ऑप्शन बी समाजशास्त्र को विश्वविद्यालय विषय बनाया था इसलिए, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद दिया था इसलिए, और ऑप्शन डी विकास सिद्धांत दिया था इसलिए। तो बताइए क्यों अकादमिक जनक माना जाता है दुर्खिम को? तो इन्होंने समाजशास्त्र को विश्वविद्यालय का विषय बनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कौन है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। तो बताइए कौन सा अकादमिक जनक है, एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऐसे तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी सिर्फ कहा जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं आपके आगस्ट कॉम्ट। एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं आपके दुर्खिम, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध को दुर्खिम कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक रोग की तरह, ऑप्शन बी नैतिक पतन की तरह, ऑप्शन सी समान सामाजिक तत्व की तरह, और ऑप्शन डी व्यक्ति विकृति के रूप में। तो बताइए कैसे देखते हैं अपराध को दुर्खिम? तो ये देखते हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट की तरह, सामान्य सामाजिक तथ्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध का सकारात्मक कार्य क्या है? ऑप्शन ए समाज को कमजोर करना, ऑप्शन बी नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी कानून तोड़ना, और ऑप्शन डी अराजकता फैलाना। तो बताइए अपराध का सकारात्मक कार्य इनमें से कौन सा है? ये तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ जाएंगे। तो इसका कार्य नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करना। क्या सही है क्या गलत ये बताना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोमी की अवधारणा किस संदर्भ में विकसित हुई थी? दुर्खिम ने एनोमी की अवधारणा किस संदर्भ में विकसित की थी? ऑप्शन ए धर्म के, ऑप्शन बी परिवार के, ऑप्शन सी श्रम विभाजन व सामाजिक परिवर्तन के, ऑप्शन सी डी है राजनीति के। तो बताइए किस संदर्भ में प्रयुक्त की थी एनोमी की अवधारणा? तो श्रम विभाजन एवं सामाजिक परिवर्तन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल चेंज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि करना, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता लाना, ऑप्शन सी सामाजिक एकजुटता लाना, और ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष लाना। तो इसका जो प्रमुख लक्ष्य वो है सामाजिक एकजुटता लाना, सोशल सॉलिडारिटी लाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है दुर्खिम की पीएचडी थीसिस किस पर थी? ऑप्शन ए आत्महत्या पर, ऑप्शन बी समाजशास्त्र की पद्धति पर, ऑप्शन सी श्रम विभाजन पर, और ऑप्शन डी धर्म पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस जो लिखी थी वो लिखी थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्रम विभाजन पर इन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपको मैंने ऊपर पुस्तकों का क्रम बताया है, हो सकता है आपको याद होगा। पुस्तकों और वर्षों का सही मिलान कौन सा है? कब से इमानुएल दुर्खिम ने लिखना शुरू किया था और कब तक लिखा था ये बताना है। ऑप्शन ए 1893, 1895, 1897, 1912, ऑप्शन बी 1895, 1893, 1897, 1910, ऑप्शन सी 1897, 1895, 1893, 1912, ऑप्शन डी 1912, 1897, 1895 और 1893। तो बताइए।
तो इसका जो सही क्रोनोलॉजी है वो है ऑप्शन ए। आपको एक बार मैं सारी क्रोनोलॉजी के अनुसार बता देती हूँ। 1893 में क्या आई थी? पुस्तक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, फिर 1895 आता है। इस ईयर में कौन सी पुस्तक आई थी? वो आई थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर आपका आता है 1897। इस ईयर में कौन सी पुस्तक आई थी? द सुसाइड, 1897 में आई थी। फिर आपका लास्ट बचता है 1912। इस ईयर में कौन सी पुस्तक आई थी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए गए। स्टेटमेंट 1 दिया है, यह दुर्खिम की पहली प्रमुख कृति है। कौन सी? श्रम विभाजन। स्टेटमेंट 2 दिया है, इसमें यांत्रिक और कार्बनिक एकजुटता की बात की गई है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी एक सही है लेकिन 2 गलत है, ऑप्शन डी एक गलत है लेकिन 2 सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट जो दी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति आत्महत्या के सामाजिक कारणों का सांख्यिकी अध्ययन है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है आत्महत्या, ऑप्शन सी है पद्धति के नियम और ऑप्शन डी है धार्मिक जीवन। तो बताइए सामाजिक कारणों का सांख्यिकी अध्ययन किस पुस्तक में इन्होंने किया है? तो ये पुस्तक है द सुसाइड, आत्महत्या। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? श्रम विभाजन 1893 में आई थी, पद्धति के नियम 1895 में आई थी, आत्महत्या 1896 में आई हुई और धार्मिक जीवन 1912 में आई थी। तो अभी तक मैंने आपको इतनी बार बता दिया ईयर और बुक के नेम, तो अभी तक आपको याद होगा होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आत्महत्या। ये 1896 में नहीं आई थी, जबकि कब आई थी? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे बाद में प्रकाशित कृति कौन सी है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी पद्धति के नियम रूल्स ऑफ मेथड, ऑप्शन सी आत्महत्या और ऑप्शन डी धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो बताइए सबसे बाद की प्रकाशित कृति कौन सी है इनमें से? तो ये है धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।